बारिश की थीम पार्टी में अमीर गरीब बहू की अम्ब्रेला ड्रेस। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तभी घर के बाकी सदस्य मंदिर में इकट्ठा होते हैं। जड़ी गोटे वाली साड़ी, कमरबंद, बालों में गजरा लगाए, अच्छे से साज श्रृंगार में बहू अनुपमा आरती देती है। माँ जी, पापा जी, आरती लीजिए, प्रणाम। सदा खुश रहो अनुपमा बहू। सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से इतनी मधुर भजन सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। सच में बहू, तुझे बहू के रूप में चुनकर मेरा तो सारा बोझ हट गया। पूजा पाठ से लेकर सबके खान पान की जिम्मेदारी तुमने 1 महीने में बखूबी संभाल ली। तभी सुजाता देखती है कि उसकी बहू ने उसकी दी हुई साड़ी पहन रखी है। अनुपमा बहू, ये तो सेम उसी रंग और डिजाइन की साड़ी है जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में तोहफे में दी थी। जी माँ जी, बस मैंने ये पतला वाला लेस हटाकर ये बॉर्डर टाका है। अपनी गरीब बहू को साड़ी में इतनी अच्छी कारीगरी किया हुआ देखकर सुजाता को काफी पसंद आता है। बहू, तुमने तो अपने सिलाई कढ़ाई दम पर 1500 की साड़ी को 4 से 5000 की साड़ी जितना अच्छा बना दिया। माँ अनुपमा, अगर आप दोनों का साड़ी पर चर्चा खत्म हो गया हो तो अनुपमा को नाश्ता बनाने जाने दीजिए। विवेक जी, मैंने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया, बस आप सबको परोसना है। बहू ससुर जेठ के आगे घूंघट निकालकर सबको नाश्ता करवाती है। तभी 1 पीस ड्रेस पहनकर अमीर मॉडर्न बहू पवित्रा कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी एंड एवरीबॉडी। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? जेठानी जी, आज मैंने सबके लिए एकदम स्पेशल नाश्ता बनाया है। गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, पुदीने की चटनी और प्लस में बूंदी का रायता। देवरानी जी, ये तो है तुम्हारा स्पेशल खाना। इतना ऑयली नाश्ता करके मुझे कैलोरीज नहीं बढ़ाना। जाकर मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। अमीर बहू को गरीब वाली पर इस कदर ऑर्डर चलाते देखकर सुजाता को गुस्सा आ जाता है। हद है तुम्हारी पवित्रा बहू, खुद तो तुम्हारे रसोई में पैर नहीं चिमते। पका पकाया परोस कर मिल रहा है, उसमें भी 36 नखरे हैं। और ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी तक तुम्हारे कपड़ों में सुधार नहीं आया? शादी को 1 महीना गुजर गया, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। सुजाता को ड्रेस के लिए टोकते देखकर पवित्रा घमंड से झाड़ देती है। सासू माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो आप मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस के लिए जज करती रहती हैं। आप क्या चाहती हैं कि आपकी गांव वाली गंवार बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमती रहूं? नो वे मम्मी जी, मैं अपना नाश्ता खुद से कुक कर लूंगी। पर दीदी सुनिए तो। छोड़ दे, जाने दे उसको छोटी बहू। 1 महीना गुजर गया इसकी शादी को, लेकिन मजाल है जो 1 प्लेट भी मांजा होगा। बस भर भर कर मेकअप करवा लो और महंगे महंगे ड्रेस दिलवा दो। सुजाता अपने दोनों बेटों के लिए अपने मनपसंद से बहू चुनकर लाई थी। जहां पवित्रा अमीर घर से होने के चलते घमंडी, बदतमीज और खर्चीली मिजाज की थी, वहीं अनुपमा गरीब दर्जी की लड़की थी जिसने मायके में बहुत दुख देखा था, इसलिए सरल स्वभाव की थी। उसे सिलाई कढ़ाई का भी काफी अच्छे से आता था। गुजरते समय के साथ बरसातें लग जाती हैं। बारिश के चलते आज मौसम कितना खुशनुमा हो रहा है। अच्छा किया जो मैंने सूखा पोछा लगाया, फर्श भी तुरंत सूख जाएगा। अपनी भारी साड़ी का पल्ला कमर में कसे गरीब बहू फर्श पर पोछा लगा रही होती है। तभी हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े अमीर बहू कीचड़ लगे सैंडल से अंदर आ जाती है। ओह गॉड, इसलिए मुझे मॉनसून का मौसम सबसे ज्यादा खराब लगता है। अगर मुझे पता होता कि आज बारिश होगी तो मैं शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर देती। कल ही मैंने इतना महंगा पेडिक्योर करवाया था। जेठानी जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, आपने कीचड़ कर दिया। सैंडल बाहर उतार देती। देखो, मेरा पहले से ही मूड खराब है, तुम और ज्यादा मेरा मूड मत खराब करो। एक बार और पोछा लगा दो। वैसे भी तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब ये मेड का काम डिजर्व करती हो। पवित्रा का ऐसा अपमानजनक बर्ताव देखकर विवेक कहता है, पवित्रा भाभी, आपको किसी ने हक नहीं दिया मेरी पत्नी को नीचे दिखाने का। अच्छा जी, एक तो तुम मेरे पति के टुकड़ों पर पलते हो और मुझे आंखें दिखाते हो। बहुत बीवी के पक्ष में बोले जा रहे हो। पवित्रा, बिना तमाशा किए तुम्हारा दिन नहीं बीतता। जब देखो घर की शांति खराब करती हो। व्हाट डू यू मीन कार्तिक? एक तो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की इस घर में, तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ। मुंह ऐट कर बहू कमरे में चली जाती है। सब हंसने लगते हैं। कार्तिक भैया, अच्छा हुआ जो आपने भाभी को ड्रेस दिलवा दी थी, इसलिए आप बच गए, वरना दाना पानी लेकर जरूर चढ़ती आज तो। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन ताई सास शारदा अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आती। तभी सुंदर सा अम्ब्रेला फ्रॉक सूट ड्रेस पहनकर गरीब बहू नाश्ता पानी लाकर मेज पर रखकर पैर छूती है। प्रणाम ताई जी। सदा सुहागन रहो सुजाता, तुम्हारी छोटी बहू तो जितनी संस्कारी और आचरण वाली है उतनी ही सुंदर है। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? जी दीदी, वो अपने कमरे में, थोड़ा तैयार होने में टाइम ज्यादा लगाती है।
मन तो नहीं था, लेकिन आज मैंने साड़ी कैरी कर ही ली। लुक भी कितना बोल्ड और ऑसम लग रहा है। तब अमीर बहू स्टाइल मारते हुए साड़ी पहनकर बाहर आती है। हेलो डार्लिंग ताई जी। मुआ, मुआ। हाय हाय, तौबा तौबा रे, कैसी बेशरम बहू ले आई है तू। अरे मैं रिश्ते में तेरी ताई सास लगती हूँ, कसम नहीं है तुझे ऐसे चुम्मा चाटी कर रही है। लाज नहीं लगती, ऊपर से पता नहीं कैसी सैंडल पहनी है, खट 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 करके खून निकाल दिया कान से। शारदा का सख्त स्वभाव देखकर पवित्रा भीगी बिल्ली बन जाती है। सॉरी ताई जी। हाँ ठीक है, अब खजूर के पेड़ की तरह खड़ी रहेगी या पांव छुएगी? जी जी ताई जी, नमस्ते। वैसे जिज्जी निभा की शादी किस तारीख में रखवाई है? क्या बताऊं सुजाता, पंडित जी से कोई सामान्य मौसम का मुहूर्त निकलवाने को बोला था मैंने, लेकिन अगले 1 सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है और लड़के वाले तब तक रुकेंगे नहीं। अच्छा खासा घर परिवार हाथ से निकल ना जाए, इसलिए इसी बारिश के मौसम में तय की है शादी। 22 तारीख की बारात है। पता नहीं बारिश में रिश्तेदार का आना, ठहरवाना, खाना पीना करना, सबसे जरूरी तो पहनना ओढ़ना कैसे होगा? तभी पवित्रा थोड़ा सोच कर बोलती है, ताई जी दिस इज वेरी सिंपल। आजकल तो हर शादी में ड्रेस थीम चलती है, आप मॉनसून के हिसाब से अम्ब्रेला ड्रेस थीम करवा लीजिए, ट्रेंडिंग हो जाएगा। अम्ब्रेला ड्रेस थीम, ये क्या भला है? तब अमीर बहू अपने फोन में कुछ अम्ब्रेला ड्रेस की फोटो दिखाती है, जिसमें तरह तरह के डिजाइनर ड्रेस पहनकर लड़के लड़की हल्दी मेहंदी हर ड्रेस के साथ डिजाइनर अम्ब्रेला लिए हुए थे। ताई जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही शादी में हम अम्ब्रेला ड्रेस थीम करवाएंगे, जिसमें सबके ड्रेस के साथ मैचिंग अम्ब्रेला होगा, जो काफी यूनिक लगेगा। अरे वाह मॉडर्न बहू, मुझे तेरा आइडिया जच गया। देखो खाने पीने और सजावट की व्यवस्था तो मैं देख लूंगी, बाकी शादी में इस अम्ब्रेला ड्रेस थीम की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों बहू पर देती हूँ। ताई जी आप चिंता मत कीजिए, मैं और जेठानी जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अनुपमा के ऐसा बोलने पर अमीर बहू टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तुम करवाओगी मेरे साथ ड्रेसेस का अरेंजमेंट? आज तक तुम्हें साड़ी सूट के अलावा कभी कोई डिजाइनर ड्रेस पहनी है? तुम्हें तो कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं मालूम होगा। मेरे टेस्ट का तुमसे कोई मैच नहीं। दीदी कोई बात नहीं, मैं आपसे अलग तैयारी करूंगी। देखते ही देखते दोनों बहुएं शादी की ड्रेस की खरीदारी में जुड़ जाती हैं, जहां अमीर बहू ऑनलाइन अम्ब्रेला ड्रेस सेलेक्ट करती है। वाओ, ये लाइट ग्रीन गाउन कितना प्यारा है और इसके साथ का अम्ब्रेला तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, शादी में तो मैं ही छाने वाली हूँ। पवित्रा उस एक्सपेंसिव ड्रेस का महंगा प्राइस टैग देखकर ऑर्डर कर देती है। जब इतनी अच्छी ड्रेस घर बैठे ही मिल गई तो बारिश में मॉल जाने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू मूसलाधार बारिश में भी बाजार छान मारकर कपड़ा खरीदती है। चिंता मत कीजिए बहन जी, एकदम मक्खन और मुलायम कपड़ा मिलेगा, छूकर देख लीजिए। भैया जी कपड़ा तो काफी अच्छा है। ताई जी, माँ जी, नंद जी, मुझे और जेठानी जी को मिलाकर मुझे 5 ड्रेस बनाने के लिए कपड़े लगेंगे। सभी को जोड़कर बहू मोल भाव करके काफी मीटर कपड़ा खरीद कर मोती लेस प्लेन छाता खरीद कर ले आती है। लगातार कई दिनों तक मेहनत करके वो ड्रेस और छाता बनाती है, जिसके बाद पूरा परिवार शादी में पहुंचता है, जहां हल्दी मेहंदी में गरीब बहू ग्रीन येलो मिक्स कलर का पुश्तैनी तरह का लांचा पहनती है। ये शादी की हल्दी तुम पर खूब निखरेगी ननद जी। थैंक यू अनुपमा भाभी, वैसे मुझे आपका अम्ब्रेला ड्रेस थीम काफी पसंद आया। नंद, अम्ब्रेला ड्रेस थीम का आइडिया मैंने दिया था ना कि इस गंवार ने। सभी पड़ोसन पवित्रा का एक तरफ से कटा 1 पीस साड़ी ड्रेस लेकर थू थू करती हैं। देख लो अंजना बहन, शारदा बहन की देवरानी की बहू ने कितने अश्लील कपड़े पहने हैं। वही छोटी बहू ने कितने तरीके से कपड़े पहने, जैसे किसी ऊंचे खानदान की बहू हो। अनुपमा के ड्रेस की प्रशंसा सुनकर पवित्रा जलकर खाक हो जाती है। ऐसी शादी की बाकी रस्मों में भी ऐसा ही होता है और बारात वाला दिन आता है, जहां इस बार गरीब बहू रेड कलर का प्रिंसेस गाउन पहनती है, तो वहीं अमीर वाली हाई हिल के साथ कारपेट फ्लोरल गाउन अम्ब्रेला के साथ पहनकर आती है। लगता है इस गाउन में मैं ज्यादा ही गॉर्जियस लग रही हूँ, इसीलिए सब आंखें फाड़कर मुझे देख रहे हैं। हे भगवान, इस बहू ने तो नाक कटवा दी, कैसा बैकलेस नेट का गाउन पहना है। तभी पवित्रा का गाउन उसकी सैंडल में फंस जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। देख लो भैया, कीचड़ में कमल खिल गया। क्यों मॉडर्न बहू, फैशन मारना निकल गया? मेरी अम्ब्रेला पार्टी थीम की ड्रेस खराब हो गई, अब मैं क्या पहनूंगी? जेठानी जी आइए मेरे साथ। अनुपमा उसे उठाकर कमरे में लाती है और अपनी बनाई हुई अम्ब्रेला पार्टी थीम ड्रेस पहनने को देती है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर है,
आई एम सॉरी अनुपमा, जो मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया, लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो। आखिर में दोनों बहू नंद की शादी खुशी खुशी अटेंड करती हैं और दोनों की अम्ब्रेला थीम ड्रेस की तारीफ होती है। दामिनी हर दिन की तरह दाल चावल बनाकर खुद के लिए और अपनी बेटी कविता के लिए खाना निकालकर बाहर बैठी कविता को आवाज लगाती है। अरे ना जाने पूरे दिन किससे फोन पर लगी रहती है। मुझे तो लगता है तेरी सहेलियां भी तेरी तरह ही कामचोर हैं। चल अभी आकर खाना खा ले। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, माँ खाना खाने के लिए चिल्ला रही हैं। बाहर से उठकर अब कविता जब अंदर आकर खाना खाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि प्लेट में दाल चावल रखा हुआ है और कविता की माँ दामिनी और पिता अशोक बड़े चाव से दाल चावल भी खा रहे हैं। हे भगवान, आज भी दाल चावल बनाए। दाल चावल दाल चावल दाल चावल। माँ आप कुछ और क्यों नहीं बनाती हैं? राजमा चावल, छोले चावल, सब्जी चावल कुछ भी बना लिया करो, लेकिन दाल चावल खिलाकर क्यों मारना चाहती हो? कढ़ी चावल ही बना लिया करो। तुम्हें पता तो है वो मेरे फेवरेट है, मैं उन्हें रोज खा सकती हूँ। तू तो जानती है कढ़ी चावल का जो सपना दिखा रही है उसमें पैसे भी लगते हैं और दाल चावल सिंपल खाना है। कम पैसे में भी पेट भर रहा है तो क्यों कलेश कर रही है? तेरा बाप इतना भी नहीं कमाता कि रोज रोज तरह तरह का खाना ही बनता रहे। माँ अगर एक दिन राजमा चावल, छोले चावल या फिर कढ़ी चावल बना लोगी तो उससे आप गरीब नहीं हो जाओगी, क्योंकि हम तो पैदाइशी ही गरीब हैं। तेरी फरमाइश का खाना खाकर हम और गरीब तो नहीं, लेकिन भिखारी जरूर बन जाएंगे। कभी सोचा है तेरा बाप इतना कमाता है, कल को तेरी शादी करनी तो पैसे कहाँ से आएंगे? ले देकर मेरी शादी पर जाकर अटक जाती हो। ऐसा लगता है कि पैसे बचाकर मेरी शादी तो किसी राजकुमार से करने वाली हो आप। मुझे नहीं खाना ये खाना। ठीक है, नहीं खाना तो मत खा, भूख लगेगी तो खुद खाएगी। अपनी माँ दामिनी की बात सुनकर कविता को काफी बुरा लगता है। अब कविता गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। दाल चावल खिला खिलाकर अब तो सपने भी दाल चावल जैसे ही आने लगे। सपने में भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता। कविता खुद से बातें करते हुए अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंचती है, जिसके घर से खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये कविता बेटा, तू वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा। अरे वाह, लगता है आज आपने कुछ स्पेशल बनाया है। वैसे क्या बनाया है आपने? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अरे तेरे अंकल को कढ़ी चावल खाने थे, कई दिन से मुझे परेशान कर रहे थे, वही बनाया। आ बैठ, तू भी खाकर देख कैसा बना है। अरे आंटी, आपने तो मेरे दिल की आवाज सुन ली। भले काम में देरी कैसी, जल्दी से लगा दो गर्मा गर्म कढ़ी चावल। कुछ बोला क्या बेटा तूने? अरे नहीं आंटी, मैं तो कह रही थी कि आपके हाथों का खाना तो मैं कई बार खा चुकी हूँ। ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल का खाना खा रही हूँ। विमला अब और भी ज्यादा खुश हो जाती है और झटपट कविता के लिए कढ़ी चावल लाकर वहीं डाइनिंग हॉल में बैठी कविता को खाने को देती है। कढ़ी चावल खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो तन मन को शांति मिल गई हो। कैसा बना है कढ़ी चावल? तेरे अंकल तो कह रहे थे कि थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। क्या बात करती हो आंटी? कढ़ी चावल में इतना स्वाद है कि किसी 5 स्टार होटल का खाना फेल हो। अंकल को तो फिर कलेश करने का मन होगा। बिल्कुल ठीक कह रही, तेरे अंकल हैं ही ऐसे, हर छोटी छोटी चीज में सिर्फ नुक्स ही निकालते रहते हैं। कविता भी अब दाल चावल छोड़कर अपनी पड़ोसन विमला के यहाँ से कढ़ी चावल खाकर घर आती है और बेड पर बैठी दामिनी कहती है, घर से निकलते वक्त तो मुंह बनाकर गई थी, लेकिन आई तो बड़ी खुश लग रही है। लगता है फिर से विमला के यहाँ कुछ खा पी कर आई है तू। अरे विमला काकी ने क्या कढ़ी चावल बनाया था, बस थोड़ा नमक ज्यादा था, बाकी सब एकदम परफेक्ट। किसी दिन उस विमला से झगड़ा हुआ और उसने मुझे ताना दिया कि तेरी बेटी मेरे घर आकर खाना खाकर जाती। तो सच बता रही हूँ, विमला को भी कहूंगी कि ले जा मेरी बेटी को और इससे जो करवाना है करवा। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर मेरी प्यारी माँ, आप ही कुछ अच्छा बना लिया करो, क्यों कल को किसी से सुनने को मिलेगा। तेरे बाप की इतनी कमाई नहीं, और जहाँ जाएगी वहां अगर इतना नखरा दिखाया तो देखती हूँ तेरे ससुराल वाले तेरा ये नखरा कितना सहते हैं। दामिनी का छोटा सा परिवार बेहद गरीब था। दामिनी का पति मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। वहीं कविता अब ब्याह के लायक हो चुकी थी और कविता के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता भी आता है, जिन्हें बस संस्कारी लड़की चाहिए थी। तो रिश्ता अच्छा होने के कारण दामिनी अपनी बेटी की शादी अमीर घर से अमन से करवा देती है। अब शादी के बाद, अरे बहू तू भी बैठ जा, तेरे ससुर को मेरे हाथों का ही कढ़ी चावल पसंद है। कविता का ससुर शंकर, देवर कुलदीप, नंद सीमा, पति और वो खुद भी अपनी सास के हाथों का बना कढ़ी पकौड़ा और चावल खाने बैठ जाती है। लाजवंती, तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाकर तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया मेरा। वाकई माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, हर दिन की तरह।
क्या सोचा था और क्या मिल गया। सचमुच इतना बड़ा और अमीर घर, ऊपर से रोज रोज दाल चावल खाने का झंझट भी खत्म, और इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल और पकौड़े तो जिंदगी में पहली बार खा रही हूँ। बहू, कैसा लगा तुझे मेरे हाथों का कढ़ी चावल और पकौड़ा? पसंद नहीं आया क्या? अरे माँ जी, वाकई आपके खाने का कोई जवाब नहीं, बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने। तेरे ससुर और देवर का कढ़ी चावल फेवरेट खाना है और हमारा भी, और उन्हें मेरे हाथों का ही कढ़ी चावल पसंद है। लेकिन तुझे भी जल्द ही मैं कढ़ी चावल और पकौड़े बनाना सिखा दूंगी अपनी तरह। कविता तो कढ़ी चावल खाकर बहुत खुश होती है। अब वहीं शाम को भी लाजवंती कढ़ी चावल और पकौड़े ही बनाती है और सभी बड़े चाव से कढ़ी चावल और पकौड़े रख कर खाते हैं। क्या बात है, शाम में भी गर्मा गर्म पकौड़े और कढ़ी चावल खाने को मिल गया, वो भी बैठे बिठाए। सचमुच माँ जी के हाथों में स्वाद तो है। कविता की शादी को 2-3 दिन बीत गए थे और वो तीनों टाइम कढ़ी चावल पकौड़े खाकर खूब खुश थी, क्योंकि उसे तो अपने मायके में दाल चावल खाने को मिलता था जिसमें वो पक चुकी थी। इसलिए रात के खाने के बाद कविता अपने कमरे में एसी में बैठकर अपनी माँ दामिनी को फोन करती है। कविता बेटा, कैसी है? वहाँ सब अच्छे तो है ना? और तुझे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं माँ, और आपको पता है यहाँ तो गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े और चावल खाने को मिल रहा है। अच्छा हुआ जो मेरा दाल चावल से पीछा छूटा। चल अच्छा है, तुझे कुछ अच्छा खाने को तो मिल रहा है, वरना तू कलेश कम करती है क्या? कविता को अभी ससुराल में कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वो अनजान थी कि कविता के ससुराल में कढ़ी चावल लोगों को इतना पसंद है कि दिन रात सुबह शाम सिर्फ कढ़ी चावल ही बनता है। ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं और अब कविता किचन में कढ़ी चावल बनाने के बाद कढ़ी के लिए पकौड़े बना रही थी कि तभी वहाँ सास आती है। वहाँ सब खाने के लिए बैठे हैं, कढ़ी चावल तैयार है तो सभी के लिए लगा दे। हाँ माँ जी, बस हो ही गया, मैं अभी लगा देती हूँ, आप भी चलकर बैठिए। कविता अब सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। खाने में कढ़ी चावल और गर्मा गर्म पकौड़े थे, जिसे देखकर सब झटपट कढ़ी चावल खाने लगते हैं। वहीं अमन कमरे से निकलकर खाना खाए बिना जाने लगता है ऑफिस। अरे अमन, खाना खा लीजिए, इतना प्यार से बनाया है मैंने। समझो कविता, मेरा मन नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक ये है कि इन्हें कढ़ी चावल और गर्मा गर्म पकौड़े मिल रहे हैं तो ये नखरे कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात भी सही है। मुझे आए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर रोज कढ़ी चावल, सुबह शाम कढ़ी चावल खाकर मैं भी बोर हो रही हूँ। अमन तो बिना खाए चला जाता है। बाकी लोग कढ़ी चावल खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब देर शाम लाजवंती कविता के कमरे में जाकर उससे कहती है, जहां वो एसी चलाकर आराम कर रही थी। अरे बहू, कुलदीप और तेरे ससुर के आने से पहले कढ़ी चावल पकौड़े तैयार कर लेना, वरना खामा में वो मुझ पर चिल्लाएंगे। माँ जी, आज कुछ और अच्छा बनाते हैं ना। कढ़ी चावल तो कितने दिनों से बन रहा है, जब से मैं आई हूँ तब से कढ़ी चावल ही बन रहा है। कुछ भी कर ले बहू, तेरे ससुर और कुलदीप को कढ़ी चावल ही पसंद है, और हमें भी। और अब तो मुझे भी उन दोनों के साथ कढ़ी चावल खाते हुए इसकी आदत लग गई है। तू भी कढ़ी चावल खा ही लेती है, और बचे सीमा और अमन, वो भी खा लेंगे, तो फिर क्यों बेकार मतलब का कुछ और बनाकर उसे बर्बाद करना। मेरा मायका तो गरीब था, तो माँ कढ़ी चावल पकौड़े ये सब बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा ससुराल अमीर होते हुए भी कढ़ी चावल का इतना दीवाना है कि दिन रात यही चल रहा है। कविता को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था और कविता अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे में कविता की माँ दामिनी का एक रोज फोन आता है और वो सोफे पर बैठी कविता उससे बात करती है। लगता है ससुराल जाकर हमें भूल ही गई, अपने मायके की याद ही नहीं आती तुझे? आती तो है माँ, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं आपसे मिलने भी आई तो आप मुझे वही पुराना खाना दाल चावल खिलाती रहोगी। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बेटी अब अमीर हो गई है। वो गरीब घर से कदम रखेगी तो उसके पैर मैले हो जाएंगे। रख फोन, जब देखो तब ससुराल के गुणगान गाती रहती है। भले ही कविता ने अपनी माँ को दाल चावल का ताना दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अब कविता भी कढ़ी चावल से ऊब चुकी थी। आज के कढ़ी चावल का क्या कहना, कितना स्वाद है। आहा। भाभी, बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाया है। पहले माँ A1 कढ़ी चावल बनाती थी, लेकिन अब तो आप माँ से अच्छी कढ़ी चावल बनाने लगे हो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, शाम में कुछ अलग बना लूं? काफी समय हो गया, कढ़ी चावल ही बन रहा है। अरे बिल्कुल भी नहीं भाभी, शाम में भी कढ़ी चावल और प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार रखना। मेरे दोस्त आने वाले हैं, वो भी कढ़ी चावल बहुत पसंद करते हैं। अरे बहू, इसके दोस्तों को भी मेरे हाथ की कढ़ी चावल बहुत पसंद थी। अब तो तू आ गई है, तो तू ही बनाकर इसके दोस्तों को कढ़ी चावल खिलाना। कविता जब ये सुनती है तो वो अपने सिर पकड़ लेती है और मन ही मन खुद को कोसने लग जाती है। किसी भी चीज की हद होती है। इन्हें तो कढ़ी चावल पसंद ही है, इनके दोस्तों को भी कढ़ी चावल खाने ही घर पर आना है, और कुछ नहीं खा सकते हैं।
अब देर शाम कविता कुलदीप के दोस्तों के लिए पकौड़े वाली कढ़ी चावल बनाकर तैयार रखती है और वो लोग भी आकर कढ़ी चावल पर ऐसे टूटते हैं जैसे कितने दिनों से भूखे हों। बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाया है, जितना अच्छा सुबह कढ़ी चावल बनाया था ना, उससे भी ज्यादा अच्छा अभी का कढ़ी चावल लग रहा है। कविता अब सबको खाना खिलाने के बाद खुद कढ़ी चावल खाने जाती है, लेकिन कढ़ी चावल की खुशबू से उसका मन कढ़ी चावल को देखने का भी नहीं करता और वो प्लेट को दूर करके सोने चली जाती है। और बेड पर लेटकर अमन लेटी हुई कविता से कहता है, क्या बात है, क्यों मुंह बना रखा है तुमने? 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे शादी करके यहाँ आए हुए, और हर दिन कढ़ी चावल पकौड़े खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ। पहले दिन तो बहुत तारीफ कर रही थी कि माँ ने बहुत अच्छी कढ़ी चावल और पकौड़ा बनाया है, अब क्या हुआ? मुझे क्या पता था कि ये पसंद सर दर्द बन जाएगी। मुझे सोने दो, वैसे भी अगर मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आता हूँ और माँ को पता चलता है तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अब कविता भी भूखी सो जाती है। अगली सुबह कविता सभी के लिए कढ़ी चावल पकौड़े लगा ही रही होती है, तभी वो देखती है दरवाजे पर कविता की माँ और पिता कविता से मिलने आए हैं। अपनी माँ से मिलने तू तो आ ना सकी, तो मैंने सोचा मैं ही जाकर अपनी बेटी से मिल लूं कि आखिर वो कैसी है। माँ, अच्छा किया जो आप आ गई। पापा की तबीयत कैसी है? आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। ठीक है बेटा। बिल्कुल सही समय पर आए हैं समधी जी और समधन जी, आप दोनों। बैठिए ना बहू, अपने माँ पिताजी के लिए खाना भी लगा दो। कविता अब अपनी माँ और पिताजी के लिए भी कढ़ी चावल लाती है और रोज रोज दाल चावल खाने वाले दामिनी और अशोक कढ़ी चावल खाकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। खाने के बाद अमित अशोक को घर घुमाता है, वहीं दामिनी बेटी के कमरे में बैठकर उससे बात करती है। अब तो तू खुश है ना? कढ़ी चावल पकौड़े सब मिल रहा है तुझे खाने को, और इतना बढ़िया घर भी है। नहीं चाहिए मुझे कढ़ी चावल, मुझे तो दाल चावल खाना है। बेशर्म, बेटी के ससुराल आई माँ को उसकी गरीबी के ताने दे रही है। घर पर थी तो दाल चावल देखकर ही नाक भौं सिकोड़ लेती थी, और अब तुझे दाल चावल खाना है। अरे माँ, जब से आई हूँ तब से मैंने कढ़ी चावल और पकौड़े के अलावा कुछ भी नहीं खाया है। आप विश्वास नहीं करोगी, मुझे कढ़ी चावल बनाते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं उसकी खुशबू से बेहोश ना हो जाऊं। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ कर ले चलो, मैं आपके हाथ का दाल चावल खाना चाहती हूँ। दामिनी और अशोक आए तो थे कविता से मिलने, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर दामिनी कविता को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने हाथों से कविता को गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर खिलाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। यही खाना शादी से पहले मैं आपको कितना सुना कर खाया करती थी। हमारा परिवार तो गरीब है, इसलिए हर दिन हर तरह का खाना नहीं खा सकते, लेकिन तेरा परिवार अमीर है, फिर भी उनकी कढ़ी चावल की आदत ने उन्हें कढ़ी चावल खाने पर मजबूर कर रखा है। कविता सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब करीब 5 दिन अपने मायके रहकर ससुराल आती है, लेकिन ससुराल में फिर से सुबह शाम कढ़ी चावल बनाकर और सबको खिलाकर कविता परेशान हो जाती है। अरे बहू, खाना खाना खा क्यों नहीं रही? नहीं माँ जी, मन नहीं है, मैं ऊब चुकी हूँ। अब इसकी स्मेल से भी मुझे उल्टी आती है। कविता जितने दिन अपने मायके थी वो दाल चावल खाकर खुश थी, लेकिन देर रात अमन के आने के बाद कविता फिर से कढ़ी चावल के लिए अपने पति से बहस करती है। अरे तुम्हें अगर इतना ही अपने मायके का दाल चावल पसंद आ रहा है तो वही चली जाओ। हाँ, मैं चली जाऊंगी। कल सुबह ही मुझे मेरे मायके छोड़कर आना। अगली सुबह लाजवंती और शंकर देखते हैं कि अमन हाथ में सूटकेस लिए कविता को लिए कहीं जा रहा है। इसे लेकर कहाँ चल दिया? माँ, कविता की माँ की तबीयत खराब है तो कुछ दिन के लिए इसे मायके छोड़ आता हूँ। अच्छा, ये कब हुआ? बताया नहीं तूने? कोई बात नहीं, अगर समधन जी की तबीयत ठीक नहीं तो बहू को कुछ दिन वहीं छोड़ दे। अमन और कविता के बीच बहस की वजह से कविता अपने मायके चली जाती है और लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है। इधर शंकर और लाजवती हर रोज अमन से उसकी पत्नी कब आएगी इस बारे में पूछते, जो कि हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। माँ, जैसे ही कविता की माँ की तबीयत ठीक होगी वो आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, इतनी भी क्या समधन जी की तबीयत खराब हो गई है? अमन अपना बैग लेकर चला जाता है और एक रात अमन फोन पर गुस्से में बात करता हुआ छत पर जाता है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ और पिताजी से ये कह दूं कि तुम तब आओगी जब घर में कढ़ी चावल बनने बंद होंगे। अरे कढ़ी चावल के चक्कर में तुम इतने दिनों से मायके बैठी हो, मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो ठीक है, मैं नहीं आ रही वहां, अब फोन रखो। सपना फोन रखती है और पीछे खड़े उसके माता पिता ये सब सुन लेते हैं और दोनों उसे अपने पास बिठाकर समझाते हैं। हमें नहीं पता था कि तू इस वजह से यहाँ आई है, पर जो भी तू ये कर रही है गलत कर रही है। हाँ बेटा, तेरा यहाँ रहना
कोई हल नहीं है इस मसले का। तू ससुराल जा और उन्हें बदल ना। पर कैसे माँ? वो सब नहीं छोड़ेंगे कढ़ी चावल खाना, ससुर जी तो खास कर। ऐसी बात है तो इधर कान ला अपना। अब दामिनी कान में सपना के एक प्लान बताती है, जिसको सुनकर वो खुश होती है और अगले दिन खुद ही अपने ससुराल चली जाती है, जहां सब कढ़ी चावल खा रहे थे और उसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अरे तुम अचानक आ गई? हाँ माँ अब ठीक है तो मैं आ गई। चल अच्छी बात है, आज कढ़ी चावल खा ले। मेरा पेट भरा है माँ जी, आप लोग खाइए, मैं कमरे में सामान रख कर आती हूँ। कविता कमरे में जाती है और आराम करती है। इसी तरह शाम हो जाती है और कमरे में उसके पास आती है और कहती है, बहू कढ़ी पकौड़ा बनाने की तैयारी कर ले, बनते बनते 8 बज जाएंगे। माँ जी मैं बना लूंगी, पर क्या मैं अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी बना सकती हूँ? बहुत मन कर रहा है। ठीक है बना लेना, पर थोड़ी बनाना, सब तो कढ़ी चावल खाएंगे। ठीक है माँ जी। अब कविता किचन में जाती है, फ्रिज से छाछ निकाल कर कढ़ी बनाती है और फिर चावल और फिर अपने लिए वेज बिरयानी बनाती है। जहां सबको वो कढ़ी चावल देती है वहीं अपने लिए वेज बिरयानी लेकर बैठती है और खाती है, जिसे सब लोग देखते हैं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। और अगले दिन सुबह कविता कढ़ी चावल के साथ अपने लिए छोले चावल पनीर पूरी बनाती है। और जब सीमा कॉलेज जल्दी जल्दी में जा रही होती है तो कविता कहती है, अरे सीमा, मैंने आज तुम्हारे लिए पनीर पूरी और छोले चावल बनाए हैं, खाकर जाओ जरा। भाभी मुझे देर हो रही है, थोड़ा सा खा लो, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। ठीक है आप उदास मत हो, थोड़ा सा खा लेती हूँ। कढ़ी चावल के आगे वैसे तुम्हारा खाना कुछ नहीं है, पर फिर भी जरा टेस्ट तो कराओ। पनीर पूरी बने या छोले चावल, मैं और पापा तो कढ़ी चावल और पकोड़े ही खाएंगे, क्यों पापा? हाँ बिल्कुल बेटा, कढ़ी चावल के बिना तो मेरा दिन ही काटना मुश्किल हो जाता है। शंकर और कुलदीप कढ़ी चावल और पकोड़े खाते हैं, वहीं अमन और सीमा पनीर पूरी छोले चावल खाते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। अब हर दिन कविता अलग अलग तरह का खाना बनाने लगी थी, जिसके चलते सीमा और अमन तो कढ़ी चावल न खाकर उसका खाना खाते हैं और इस तरह एक सप्ताह बीत जाता है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है कुछ अच्छा बनाया है भाभी आज आपने। अरे वाह, रसमलाई चाप और पुलाव बनाया है, आज तो मैं यही खाऊंगा। पापा खुशबू अच्छी आ रही है, आप भी खाकर देखो ना। खा लूं क्या? नहीं नहीं रहने दे, कढ़ी चावल ही खाऊंगा। कुलदीप अपने पिता की प्लेट में चाप और पुलाव रख देता है और शंकर भी बड़े दिनों बाद कढ़ी चावल छोड़कर चाप और पुलाव खाता है। यह देखकर लाजवंती और सब हैरान होते हैं और वो भी आज कढ़ी चावल न खाकर रसमलाई चाप चावल खाती हैं। और ये सब देख सपना बहुत खुश होती है और कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ तुम्हारा आइडिया काम कर गया। तुमने जैसा कहा था कि अच्छा खाना बनाऊं और उनके सामने खाऊं तो उनका भी दिल करेगा, और वैसा ही हुआ। अच्छी बात है बेटा, चल फोन रख, मुझे खाना बनाना है। कविता फोन रखकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसका पति खड़ा है, जो उससे कहता है, अच्छा तो ये वजह थी तुम्हारे अचानक आने की। चलो तुमने जो भी किया अच्छा ही किया, अब तुम रोज रोज अच्छा खाना बनाकर खिलाना। ओके डन, कल मैं बनाऊंगी मलाई कोफ्ता, ठीक है ना? सच्ची बड़े दिन हो गए खाए हुए। अब अगले दिन सपना मलाई कोफ्ता बनाती है और सब बड़े चाव से खाते हैं।